नमस्कार, जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान जब से लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक भारतीय संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं या कितने संशोधन हुए हैं, पूरे को विस्तार से देखेंगे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ये पूरी स्लाइड जो है बाइलिंगुअल है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट्स सिस्टम? किस में दिया गया है? तो हम जानते हैं आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 और पार्ट 20 में जो है वो संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की व्यवस्था प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए नियम व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल में की गई है, यही बात कर रहा है। तो अभी बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में जो है वो संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। क्यों संशोधन करने की व्यवस्था की गई है? अगर हमें भारतीय संविधान को आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ढालना है तो उसमें समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए संविधान में आप देखेंगे कि 106 संशोधन हो चुके हैं कि हम जिस समय में चल रहे हैं संविधान भी हमारा उसी समय के अनुसार चलता रहे, इसलिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, रिजिड है या कठोर है या लचीला है, कैसा है भारतीय संविधान? तो भारतीय संविधान की बात करें तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच का है भारतीय संविधान, मतलब इसमें संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है और इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि किया ही ना जा सके। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि संशोधन का प्रावधान, टाइप ऑफ अमेंडमेंट से क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी विधियां अपनाई गई हैं, मतलब भारतीय संविधान में कितने प्रकार से अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है? टोटल 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब है कि टोटल वोटिंग का 50% प्लस 1 वोट। और विशेष बहुमत का क्या अर्थ हुआ? विशेष बहुमत भी कई पार्ट में होते हैं। इसमें अर्थ होता है ये कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 पार्ट अगर वोटिंग कर दे रही है तो इसे विशेष बहुमत बोलेंगे। अगर राज्यों के अनुसमर्थन की बात करें तो 2/3 वोटिंग होनी चाहिए और 50% जो है राज्य का अनुसमर्थन होना चाहिए, मतलब राज्य जो है वो एक्सेप्टेंस दिए हों उस चीज़ के बारे में, तो वो संशोधन हो जाता है। इसका मतलब 3 प्रकार से दी गई है व्यवस्था। ऑप्शन बी सही होगा इसका। संसद की संशोधन शक्ति, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है? तो पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 368 है ये। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यह कह रहा है कि अगर भारतीय संविधान में आपको संशोधन करना है तो आप किस सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कहाँ पे विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ पे बिल पहली बार लाया जा सकता है? तो बिल कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में। आइदर इन लोकसभा आइदर राज्यसभा, कहीं भी आएगा तो संविधान संशोधन उसके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पास दोनों से होना आवश्यक है। लाया कहीं भी जा सकता है लेकिन पास दोनों से होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कब किया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो की बात जो है भारतीय संविधान में 1973 के गोलकनाथ केस में किया गया था। 1973 में यह केस हुआ था। इसमें कहा गया था कि भारतीय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। यही बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका कंसेप्ट दिया था केशवानंद भारती केस में 1973 में, जो कि हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी? बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत था किस में दिया गया था? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि केशवानंद भारती केस में ही दिया गया था ये। इसका ऑप्शन सी सही होगा कि केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर जैसा वर्ड पहली बार शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 की पावर जो है के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, बशर्ते क्या कह रहा है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब
कि भारतीय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 1973 में जो है केशवानंद केस में पहली बार यह कहा गया था कि कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन की पहल, इनिशिएशन ऑफ द अमेंडमेंट, ये कहाँ पे स्टार्ट हो सकता है? पिछला वाला क्वेश्चन जो आप देखे थे कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, इनिशिएशन ऑफ अ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी स्टार्टेड, कहाँ किया जा सकता है? तो कहीं भी किया जा सकता है, मतलब संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन पारित आपको दोनों से करवाना पड़ेगा और राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक होगी, तभी जो वो बिल है वो क्या होगा? एक्ट बन पाएगा। बिल जो है एक्ट तभी बन पाएगा। राज्यों का अनुसमर्थन, रेक्टिफिकेशन बाई स्टेट्स, इसमें देखिए किन विषयों पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संशोधन संभव है। इसमें कहा जा रहा है कि किसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जब तक आधे राज्य जो है अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो कौन सा है इसमें? देखिए, पहला इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पहला क्या कह रहा है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट। तीसरा, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय। और चौथा, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो विधान परिषद की समाप्ति अगर इसको हम बाहर कर दें, क्यों? क्योंकि विधान परिषद की समाप्ति जो है वो साधारण या सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, लेकिन इन तीनों में आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होगा। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसके लिए, 7वीं अनुसूची में इसके लिए, इन तीनों के लिए आपको राज्यों का समर्थन आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 तीन सही है, चौथा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विधेयक का अस्वीकार होना, रिजेक्शन ऑफ बिल, यदि लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन राज्यसभा अस्वीकार कर दे तब, इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय लोकसभा इज रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस, देन तब क्या होगा? विधेयक अंतिम रूप से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपर हाउस जो है, इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा से पास कर दिया गया हो, लेकिन रिजेक्टेड बाय अपर हाउस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। प्रचलित सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। तो क्या होगा? विधेयक पूरी तरह जो है समाप्त हो जाएगा, वह विधेयक जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा, मतलब कानूनी रूप नहीं ले पाएगा वो। अगला क्वेश्चन ये है कि अमेंडमेंट से है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि कौन सा सही है। आर्टिकल 368 में संशोधन की 2 विधियाँ का उल्लेख किया गया है, 2 प्रोसेस दिए गए हैं संशोधन की। आर्टिकल 368 में दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि विधेयक लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि विवाद की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा है राष्ट्रपति विधेयक पर निषेधाधिकार मतलब वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। देखिए कौन कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है, आर्टिकल 368 में केवल 2 विधियाँ दी गई हैं संशोधन की, ये बात सही है। और दूसरा कि राष्ट्रपति विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है। और दोनों, ये दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि विधेयक केवल लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। दूसरा देखिए, विवाद की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, नहीं, इससे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। सिर्फ जो है वो साधारण अगर विधेयक है तो उसे में ही संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? पहला और चौथा सही है, बाकी गलत है। अगला देखिए कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है ये कि संविधान संशोधन विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? बाई विच अमेंडमेंट वॉज द प्रेसिडेंट पावर टू वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेकन अवे एंड रिप्लेस्ड बाई मस्ट गिवन असेंट? तो किससे? तो 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें यह कहा गया था कि संविधान जो है 24 अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो छीन ली गई थी और आपको सहमति देनी ही पड़ेगी। मतलब आप किसी विधेयक पर या बिल पर वीटो नहीं कर सकते, मतलब उसे रोक नहीं सकते। यह छीन लिया गया था राष्ट्रपति से 24वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से। 16 क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा 368 संशोधित किया गया था, सही कह रहा है। दूसरा 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा आर्टिकल 368 में संशोधित किया गया था। तो ऑब्वियसली है दोनों ही संशोधित किए गए थे, ठीक है, दोनों के द्वारा।
24वां 1971 में हुआ था, और 101 जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था, और दोनों के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। तो ऑप्शन दोनों सही होंगे। यह कह रहा है कि प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल जिसे कहा जाता है, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल, कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट बिल, और भूमि सुधार से संबंधित था ये बिल। अगला देखिए कि प्रथम संशोधन 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान में, तो संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो देखिए, जो भूमि सुधार हम बोले थे, लैंड रिफॉर्म जिसे कहते हैं, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन 1951 वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे संबंधित था? ऑप्शन सी देखिए, कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन सम स्टेट, मतलब लैंड रिफॉर्म के लिए लाया गया था यह बिल, पहला वाला। अगला देखिए कि 19th शेड्यूल जो है वो कब ऐड किया गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, फर्स्ट अमेंडमेंट जो एक्ट आया था खास करके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से यह भूमि सुधार वाला जो कानून था उसे एक नए शेड्यूल में डाल दिया गया। किस शेड्यूल में? 9th शेड्यूल में। और यह कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब, इसमें अगर कोई कानून डाल दिया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए 9th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था। और नया शेड्यूल किस माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया शेड्यूल, 9th शेड्यूल जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की आयु, एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया था। इसका मतलब यह कह रहा है कि जो न्यायाधीश की आयु होती है, जो एज होती है, वो ऐसी रीत से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा जो है उपबंध या अंतः स्थापित करे। मतलब संसद कोई विधि बना के अगर यह कह दे कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु इतनी होगी, तो उसमें कह रहा है कि किसके अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ था? तो 15वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से यह कहा गया था कि अब जो है संसद निर्धारित करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु कितनी होगी, एज कितना होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसको ख़त्म किया गया था। प्रीवी पर्स में क्या था? तो जो रजवाड़े थे प्राचीन काल के, मतलब खास करके जब ब्रिटिश थे यहाँ पे, तो उस समय जो रजवाड़े थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, उनको भारत सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता था। तो उसी से संबंधित इंदिरा गांधी ने 1971 में यह विशेषाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था, प्रिविलेज जो है वो समाप्त कर दिया गया था रजवाड़ों का, मतलब राजाओं, महाराजाओं का। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, कि 13th अमेंडमेंट कब हुआ था, 18th से क्या हुआ था, 39 से क्या हुआ था, 52 से क्या हुआ था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 52 अमेंडमेंट बिल जो है वो दल बदल संबंधित है। ठीक है, दल बदल मतलब कोई भी अगर पार्टी छोड़ के अचानक से चला जाए, दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसकी सदस्यता जो है वो खत्म की जा सकती है, इससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद डी के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? डी के स्थान पे जो है बी वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए 13th जो अमेंडमेंट बिल है, खास करके तीसरे स्थान पे देखिए क्या है, तीसरे स्थान पे आपको डी देखने को मिलेगा। 39 अमेंडमेंट जो बिल है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर से संबंधित है। उसके बाद आता है फर्स्ट नंबर पे डी वाला पार्ट। फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा 13th अमेंडमेंट एक्ट जो कब आया था, वो नागालैंड से संबंधित है। उसके बाद 18th जो है वो राज्यों का पुनरीक्षण या रीडिफिनीशन किया गया था राज्यों के तहत। ठीक है, तो ये वाला इसका कोड है, देख लीजिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग है इसमें कि न्यायिक पुनरीक्षण जिसे जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, वो 38वां संविधान संशोधन है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया जाना 61 जो है अमेंडमेंट है। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वां संशोधन है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो देखिए न्यायिक पुनरीक्षण जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये 38। उसके बाद कहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, मौलिक अधिकार से हटा के एक जो है लीगल राइट कर दिया गया था, लीगल मतलब वैधानिक अधिकार कर दिया गया था। 300 आर्टिकल 300A के तहत एक वैधानिक अधिकार कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के माध्यम से, बिल्कुल सही है ये। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी, यह 61 अमेंडमेंट के माध्यम से, ये भी सही है।
उसके बाद कह रहा है उद्देशिका वर्ड जो है पंथनिरपेक्ष कब शब्द जोड़ा गया था उद्देशिका में, तो 42 अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, ये भी सही है, मतलब डी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, बी वाला सही है, गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा गया है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42 अमेंडमेंट के माध्यम से जो हुआ था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत बार संशोधन किया जा सकता है, किया जा चुका है भारतीय संविधान में, और बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो संशोधन किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं उसे संबंधित है, तो कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कौन सा है इसमें, तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन संबंधित है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट संबंधित है। न्यायिक समीक्षा एनजेएसी जुडिशियल रिव्यू, इससे संबंधित यह क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट। पहला है कि भारत के संविधान के 44th अमेंडमेंट द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। दूसरा है भारत के संविधान के 99 संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित या रद्द कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन पढ़ा आपने, तो देखिए कौन सा सही है। तो इसमें जो कह रहा है कि 44th अमेंडमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री के निर्वाचन को जुडिशियल रिव्यू से परे कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, तो 44 से नहीं, ये किया गया था 42 अमेंडमेंट के माध्यम से बाहर किया गया था, मतलब पहला गलत हो जाएगा। 44 के माध्यम से फिर से उसे शामिल कर दिया गया था, हटाया नहीं गया था। 42वें के माध्यम से इंदिरा गांधी ने उसे हटाया था, लेकिन 44 के माध्यम से फिर से जब मोरारजी देसाई नए सरकार बनी तो फिर से शामिल कर लिया गया था। और अगला वाला सही है, 99 के माध्यम से किया गया था ये, तो ऑप्शन बी सिर्फ सही होगा। SC/ST आयोग का विभाजन, स्प्लिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट SC एंड ST कमीशन, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांट दिया गया था, ठीक है, तो आर्टिकल 338 में पहले था, इसे पार्ट करके 338 ए कर दिया गया, ठीक है, अब ए कर दिया किसके माध्यम से, 89th अमेंडमेंट के माध्यम से SC/ST एक्ट जो था उसमें विभाजन कर दिया गया था आयोग में, खासकर कमीशन में जो आर्टिकल 338 में था उसको दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया था। अब एक उसमें कहा गया है कि समझ लीजिए कि SC कमीशन कर दिया गया एक को, और 338 ए को जो है ST कमीशन कर दिया गया था। मिलान कीजिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है इसमें, कह रहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, शक्ति का परिसीमन 38वां संशोधन, संपत्ति का अधिकार हटना 44वां संशोधन, बिल्कुल सही, अभी पढ़ चुके हैं आप। मताधिकार क्या है, मतलब वोटिंग एज जो है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है 61 के माध्यम से, बिल्कुल सही है। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही है, तो ये वाला कौन सा है, गलत है। अगला है मैच द फॉलोइंग, कौन सा कोड सही है, तो इसमें कह रहा है कि 69 से कौन सा संबंधित है, 75 से कौन सा संबंधित है, 80 से कौन सा संबंधित है, 83 से कौन संबंधित है, तो 69 जो है वो दिल्ली NCR को दर्ज किया गया है, पहला वाला बिल्कुल सही है कि दिल्ली NCR से संबंधित है 69वां अमेंडमेंट एक्ट जो है आया था। 75वां जो है किराया, उसके बाद 80वां जो है वो 10वें वित्त आयोग से संबंधित है, मतलब टोटल सभी मैच किए गए हैं, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल संबंधित 75वां है, 10th फाइनेंस कमीशन 80वां है, उसके बाद पंचायत रिजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश 83 है। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा कि NJAC और रिक्तियों का बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव आप जोड़ेंगे 97 में, NJAC 99 में, ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार 91 में, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये बी वाला बी से सही है, ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि 93वां जो अमेंडमेंट हुआ था उससे संबंधित देखिए, तो 93 के अमेंडमेंट के माध्यम से यह देखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किया गया था, ठीक है। 93 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन दिया गया था, 93 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके माध्यम से।
अगर देखिए कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है, तो 79वां संशोधन जो है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। 79वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC ST के अमेंडमेंट से संबंधित है, आरक्षण जिसे बोलते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था? तो दिल्ली को दिल्ली NCR जिसे बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, किसके माध्यम से बनाया गया था? 69वां अमेंडमेंट के माध्यम से बनाया गया था। कब हुआ था ये? 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल का प्रोविजन किया गया था? दल बदल का होता है एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं। तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो है वो किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसी के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे NJAC से संबंधित किस संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? असंवैधानिक मतलब यह संविधान से इतर है, संविधान से अलग है। तो देखिए किसके माध्यम से किया गया था? 99वां वो अमेंडमेंट हुआ था, जिसके माध्यम से एक और नई संस्था ला दी गई थी जिसे बोलते हैं NJAC। NJAC क्या काम करती? तो यह जजों को नियुक्ति करने का काम करती। इसमें जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी लोग शामिल होते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रहा था कि जो है संसद किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे न्यायाधीशों की नियुक्ति में, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किससे संबंधित है? दल बदल वाला आप पढ़ चुके हैं कि 52वां अमेंडमेंट है ये 1985 में। दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए ए वाला सही है। भारतीय संविधान के किस प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा अधिकृत किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑथराइज द पब्लिकेशन ऑफ द ऑथराइजेशन हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो किसके माध्यम से? 58 के माध्यम से। कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? हम पढ़ चुके हैं कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से वोटिंग एज जो है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। अब यहाँ पे आपको मिलाने के लिए दिया गया है कौन सा सही है, इसके आपको बताना है। तो 8वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 94th अमेंडमेंट कब हुआ था? तो देखिए पहले के स्थान पे क्या देखेंगे आप? 94th अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 94th अमेंडमेंट आर्टिकल 164। उसके बाद 95th अमेंडमेंट 2009 में जो हुआ था वो आर्टिकल 334 संबंधित है। नहीं, गलत है। देखिए पहला वाला 94th जो है पहले से संबंधित है, 95वां जो है 8 सूची संबंधित है, 8 शेड्यूल से। 96 वाला जो देखिए वो आर्टिकल 15 संबंधित है, और 103 है जो है वो आर्टिकल 334 संबंधित है। मिला लीजिएगा इसे। अब आपको विभिन्न केसेस दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा केस कब हुआ था। तो गोलकनाथ केस 1967 सबसे पहले हुआ था, गोलकनाथ केस 1967 में। उसके बाद हुआ था 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। उसके बाद 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इसका मतलब गोलकनाथ केस सबसे पहले, उसके बाद 24th अमेंडमेंट, उसके बाद सेकेंड वाला केशवानंद भारती केस, उसके बाद चौथा वाला 42वां संविधान संशोधन हुआ था। केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि कौन सा ऐसा संशोधन है, अमेंडमेंट है, जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि टोटल जो मंत्री बनेंगे लोकसभा में वो टोटल मेंबर के जो है 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो 91वां जो है अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इसके माध्यम से यह कहा गया था। देखिए 2003 में ये अमेंडमेंट हुआ था, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 97वां संविधान संशोधन 2012 किस विषय से संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन 2012 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है एंड फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग। हम जानते हैं इसके मंत्री जो कौन है, वो अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संशोधन शक्ति को पहली बार किस वाद में सीमित किया गया था? तो संसद की संशोधन की शक्ति को मतलब यह कहा गया था इसके अंतर्गत कि पार्लियामेंट या संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती। तो किसमें?
तो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, इसमें कहा गया था कि संशोधन करेगी पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षित संस्थानों में 27% आरक्षण किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण किस अमेंडमेंट के माध्यम से दिया गया था? तो 93 अमेंडमेंट के माध्यम से 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी को। आर्टिकल 91C में सहकारी समितियां शब्द किससे संबंधित जोड़ा गया था? हम जानते हैं 97 के माध्यम से 97वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में। इसके माध्यम से 191C में जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड जोड़ा गया था। उसके माध्यम से सहकारी जो है संस्थाएं जोड़ी गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था, ठीक है। तो किसके माध्यम से? 97th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। अगला है कि 86 संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार एक्ट था राइट टू एजुकेशन एक्ट, REA बोलते हैं इसे। यह 2009 में आया था और 2010 में लागू कर दिया गया था। कब लागू किया था? 2010 में। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो हुए हैं अभी तक, खास करके लेटेस्ट वाले, वो आप जान लीजिए एक बार कि कौन कौन से हैं। बस इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए इसके बारे में अच्छे से। तो देखिए कौन सा है। तो 99 से हमने लिया है। तो 99 का हुआ था अमेंडमेंट। तो ये 99 से 107 तक आपको जो इम्पोर्टेंट है वो देखने को मिलेंगे। तो 99वां अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2014 में आया था। इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे NJSC कहा जाता है, उसकी व्यवस्था की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित था ये। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था। तो किससे संबंधित था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो NJSC संबंधित था। उसके बाद अगला देखिए कि 100वां संविधान संशोधन या 100 जो है अमेंडमेंट जो एक्ट था वो किससे संबंधित था? तो इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश को भूमि संबंधी जो है वो बंटवारा किया गया था। तो 111 भारतीय कनक्लेव मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत आते थे, उन क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश से 51 कनक्लेव को भारत को दे दिया गया था। हालांकि भारत को नुकसान हुआ था, फिर भी भारत अपना बाउंड्री को सीधी करना चाह रहा था। तो 100वां किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश लैंड जो बाउंड्री है उससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? 2016 में हुआ था। तो ये GST से संबंधित है, बस इतना याद रखिए बस कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित रहा है ये। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। यह किससे संबंधित है? तो ये NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे कहते हैं नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उससे संबंधित है। इसके माध्यम से एक आर्टिकल 338 जोड़ा गया था। 338 जोड़ा गया था किसके माध्यम से? 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपको जो देख रहे हैं 338B, ये OBC कमीशन की बात करता है। 103वां संविधान संशोधन कब आया था? 2019 में आया था। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए था ये। EWS जिसे कहते हैं, जो 10% आरक्षण दिया गया था, वो किससे संबंधित था? EWS किससे संबंधित है? 103वां अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है। उसके बाद आता है 104। तो 104 किससे संबंधित है? तो 104 2019 में आया था और SC/ST के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्ष के आगे लिए बढ़ा गया था। हम जानते हैं पहले आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था 1951 में। उसके बाद 10-10 वर्ष करके इसे आगे बढ़ाया गया है। फिर से इसे 2019 में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2029 तक बढ़ा दिया गया है आरक्षण को, ठीक है। फिर से आगे 10 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आता है 105वां 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया इसके तहत, ठीक है, 105वां के तहत। उसके बाद आता है 106वां 106वां जो है वो हाल ही में पारित हुआ है 2023 में। और इसके तहत ये कहा गया था कि अब लोकसभा और राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली जिसे बोलते हैं, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसे हम नारी शक्ति वंदन जो है एक्ट बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। अब जो है 2027 से जो नए चुनाव होंगे, 2029 से लागू होगा ये, तो उसके माध्यम से राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में जो है महिलाओं की सीट आप देखेंगे 33% रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था। आप अभी तक अगर देख रहे हैं यहाँ लास्ट तक तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।